शादी की तैयारी हो रही थी। मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। शहनाई की आवाज हर ओर से आ रही थी। उस माहौल में कोई खिलखिला रहा था तो कोई खाने का आनंद उठा रहा था। ये शादी आम शादी से हटकर थी। जानते हैं क्यों थी ये शादी आम शादी से हटकर? क्योंकि यहाँ दूल्हा था 60 साल का नंदलाल। कुछ लोग नंदलाल को देखकर बातें भी बना रहे थे। पता नहीं क्या सोची अंकल को इस उम्र में शादी करने की। अरे यार, वो कहते हैं ना 60 साल का आदमी सठिया जाता है। लगता है अंकल सठिया गए हैं, तभी तो आंटी के रहते हुए भी दूसरी शादी कर रहे हैं। यार समझ नहीं आता, हमारी आंटी इतनी अच्छी है, कितना बढ़िया स्वभाव है उनका, लेकिन अब इस उम्र में क्या होगा उनका? उनके दिल पर सोचो क्या गुजर रही होगी। नंदलाल की पत्नी सावित्री मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन उसका दर्द साफ साफ उसके चेहरे पर दिखता था। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती और ईश्वर की मूर्ति के आगे आंसू बहाती हुई उनसे कई सवाल करती। हे ईश्वर, मेरी पूजा भक्ति में क्या कमी रह गई? परिवार की जिम्मेदारी को भी मैंने बखूबी निभाया, तो फिर अब उम्र के इस पड़ाव पर इतना बड़ा दुख मेरे आंचल में क्यों भर दिया भगवान, क्यों? सावित्री की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। नंदलाल जैसा बहुत प्यार करने वाला पति था उसके पास, और इकलौता बेटा मानव भी अपनी मां को बहुत चाहता था। लेकिन मानव की शादी के बाद सब कुछ बदल गया, और ये बदलाव आया नंदिनी के चलते। नंदिनी सावित्री की बहू थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसके चेहरे से आंखें ही ना हटे। मानव और इसकी जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। लड़की देख रहे हैं ना, कितनी गोरी और खूबसूरत है। बोलिए क्या करना है? अरे पंडित जी, इसमें पूछना क्या, लड़की पढ़ी लिखी है, हमें तो बस इतना ही चाहिए। मानव और नंदिनी की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद नंदिनी के सुंदर और गोरे चेहरे के पीछे छिपा उसका काला रंग सावित्री के सामने आने लगा। काम धाम तो उससे कुछ होता नहीं, सारा दिन बस सजती संवरती रहती। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, कि सजना है मुझे सजना के लिए। तुम बहुत खूबसूरत हो नंदिनी, जी करता है कि बस तुम्हें देखता रहूं देखता रहूं। अरे सारा दिन देखोगे तो ऑफिस कब जाओगे? हाँ, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। एक काम करता हूँ, आज छुट्टी कर लेता हूँ। बहू, ओ बहू, अभी माँ जी को क्या हो गया? सुबह सुबह मेरे नाम की माला क्यों जपने लगी? आई माँ जी। जी माँ जी कहिए। अरे कुछ कहूंगी तो बाद में, पहले तुझे काला टीका तो लगा दूं। तू बहुत सुंदर लग रही है। माँ जी, मैं गोरी हूँ, सुंदर हूँ तो सुंदर ही न लगूंगी, काली तो हूं नहीं जो बदसूरत दिखूं। नंदिनी को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। ये बात उस दिन सावित्री को नंदिनी की इस बात से पता लग गई थी, और उसे ये बात भी पता लग गई थी कि नंदिनी ने भले ही उसकी तरफ इशारा नहीं किया हो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका ही मजाक उड़ा रही थी। असल में सावित्री में तो बहुत सारे गुण थे, लेकिन उसका रंग काला था। लेकिन उसे कभी इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके पति नंदलाल जी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन नंदिनी की कुछ सहेलियां शादी के बाद पहली बार उससे मिलने उसके ससुराल आई थी। वे सभी हंसी मजाक कर रहे थे। यार नंदिनी, शादी के बाद तो तू और भी ज्यादा खिल गई है, कितना ग्लेज आ गया तेरे चेहरे पर। लगता है ससुराल में सबसे भरपूर प्यार मिल रहा है तुम्हें, स्पेशली पतिदेव से। क्यों, तुझे नहीं मिलता क्या पतिदेव से प्यार? अरे मिलता तो है, लेकिन तेरी जैसी मैं खूबसूरत होती तो और भी ज्यादा मिलता, और फिर मैं भी तुम्हारी तरह। तभी सावित्री देवी चाय और पकौड़े लेकर वहां आई। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं तुम्हारी नौकरानी ने। यार हमें भी ऐसी नौकरानी दिलवा दो ना। सावित्री ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी ने अपनी सहेली की बात को काटा नहीं, और ना ही ये कहा कि ये मेरी सास है। उल्टा उसने ये कहा कि अच्छा बाबा, मैं देखूंगी ऐसी नौकरानी तुम्हारे लिए। सावित्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपमान सहकर रह गई, क्योंकि वो क्लेश नहीं बढ़ाना चाहती थी। हालांकि उसने अपने पति से ये बात कही तो उन्होंने कहा, अरे जाने दो ना सावित्री, क्यों इस बात को दिल से लगा कर बैठना। अब बहू के दोस्तों को पता नहीं था कि तुम सास हो उसकी, तो उन्होंने गलती से कह दिया। लेकिन नंदिनी तो उन्हें बता सकती थी ना, उसने क्यों नहीं बताया? फिर से वही बात, चलो छोड़ो और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। नंदिनी को काले लोग और जो सुंदर नहीं होते थे उनसे बहुत चिढ़ थी। संयोग से उसकी सास का रंग काला था
और वो अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर वो उसके सामने आ जाती तो लो, फिर से ये सुबह सुबह आ गई मेरे सामने, अब मेरा पूरा दिन इनकी शक्ल की तरह सड़ा हुआ जाएगा। नंदिनी किसी भी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर फेंकना चाहती थी। उसकी नजर में उसकी सास कूड़े के समान थी, और कूड़े की जगह घर में नहीं डस्टबिन में होती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने ससुर को अपनी सास के खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन जब सावित्री घर में नहीं थी तब, पापा जी एक बात पूछूं, जब आपने शादी की थी तो क्या उसके पहले माँ जी को देखा नहीं था? अरे ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि आप इतने सुंदर और माँ जी का रंग। अरे रंग से क्या होता है? क्या पापा जी, रंग से ही होता है। अब देखिए, अगर मेरा रंग काला होता तो क्या मानव मुझसे शादी करता, या आप लोग मुझे बहू बनाकर लाते? अरे क्यों नहीं लाते, जरूर लाते। लेकिन उस दिन के बाद नंदिनी बार बार अपने ससुर को ये जतलाने की कोशिश करती कि सालों पहले उन्होंने सावित्री से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उन दोनों का कोई मेल भी नहीं था। यही नहीं, नंदिनी अपने ससुर की बार बार बहुत तारीफ भी करती। ये लीजिए पापा जी, मैं आपके लिए नई शर्ट लेकर आई हूँ, इसे पहनकर आप बहुत स्मार्ट लगेंगे। अरे पर ये तो रेड है, ये कहाँ मुझ पर अच्छी लगेगी? सावित्री को तो हल्के कलर पसंद है। क्या पापा जी, आप भी ना समय से पहले बूढ़ा बना दिया है माँ जी ने आपको। अरे आप 60 के ही तो हैं, अभी से क्यों बूढ़ा फील करने लगे हैं आप? वो कहते हैं ना कि बार बार अगर एक ही चीज आपको बोली जाए तो आप उस दिशा में ही सोचना शुरू कर देते हैं। नंदिनी की बार बार कही बात का असर अब रोशन लाल जी पर होना शुरू हो गया था। अब उसे सावित्री की हर बात बुरी लगती, वो तो उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। नंदिनी का चला हुआ दाव सही जगह लग गया था। और एक दिन, पापा जी ये देखिए क्या छपा है अखबार में, एक 60 साल के पुरुष ने दूसरी शादी की। अरे ये खबर मुझे क्यों दिखा रही हो? इसलिए क्योंकि सालों पुरानी गलती को आप सुधार सके। नंदिनी ने अपने ससुर और अपने पति का पूरी तरह माइंड वॉश कर दिया था, और नंदलाल जी की दूसरी शादी के लिए एक लड़की भी देख ली थी, और उसने उस लड़की को 10 लाख रुपए देकर शादी के लिए तैयार भी कर लिया था। उधर सावित्री को जब नंदलाल जी की दूसरी शादी करने के मंसूबे का पता लगा और जब उसने इसका विरोध किया तो, सावित्री मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, वो सुधारने दे। पता नहीं तेरी जैसी बदसूरत औरत के साथ मैंने इतने दिन कैसे बिता दिए। कभी उस घर की मालकिन रही सावित्री की हालत अब नौकरों से भी बदतर हो गई थी। बहरहाल मंडप पर नंदलाल जी बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक लड़की का कहीं अता पता नहीं था। क्या कहा? लड़की भाग गई? दिमाग खराब है क्या? 10 लाख रुपए दिए मैंने शादी के लिए उसको। नंदिनी ने जिस लड़की को 10 लाख रुपए दिए थे, उन लोगों का धंधा ही यही था कि लोगों से पैसे लेना और फिर ऐन वक्त पर भाग जाना। नंदिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा था कि अब तो उसकी भारी फजीहत होगी। शादी के पंडाल के एक कोने में बैठी वो यही सोच रही थी। तभी कुछ लोग जो बाहर आतिशबाजी कर रहे थे, उसके कारण एक चिंगारी पंडाल में आ गिरी और पल में ही शादी का पंडाल धू धू कर जलने लगा और सभी लोग भागने लगे। हर ओर अफरा तफरी मच गई। अरे भागो भागो, शादी के पंडाल में आग लग गई है। नंदिनी जब तक कुछ समझ पाती वो पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। नंदलाल और मानव आग की लपटों से डर गए थे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी सावित्री हाथ में कंबल लिए आग की लपटों के बीच प्रवेश कर गई और अपनी जान की परवाह किए बिना नंदिनी की जान बचा ली। हालांकि इस प्रक्रिया में दोनों बुरी तरह जल भी गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। नंदिनी को अपने किए पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों के आगे वो सब कुछ घूम रहा था जो उसने अपनी सास के साथ किया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने रूप के घमंड में आकर आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। देखिए ना, उस गलती की सजा भगवान ने मुझे कैसे दी है। सब ठीक हो जाएगा बहू, सब ठीक हो जाएगा। बस तू सही सलामत है, इस बात की मुझे खुशी है, वरना अनर्थ हो जाता। ये कहकर सावित्री ने नंदिनी को गले से लगा लिया। नंदिनी की आंखों से झरझर कर आंसू गिर। रोशनलाल के बचपन के मित्र को हार्ट अटैक आ जाता है। रोशनलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे राम नारायण, देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अभी शतरंज की बाजी में तुझे हराना बाकी है। रोशनलाल, अब मैं नहीं बचूंगा दोस्त। मेरी बेटी काजल का क्या होगा? मेरे बिना किसके सहारे रहेगी? रोशन, मुझे वादा कर, तू अच्छा रिश्ता ढूंढकर मेरी काजल की शादी करवाएगा। पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। राम नारायण मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ काजल की शादी मैं अपने छोटे बेटे अखिल से करवाऊंगा। अब तू आराम कर। राम नारायण, क्या हुआ?
आंखें खोल दोस्त। डॉक्टर, डॉक्टर पिताजी आंखें नहीं खोल रहे, कुछ कीजिए डॉक्टर। सॉरी, ही इज नो मोर। पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटी, मत रो। राम नारायण की जिंदगी का सफर शायद यहीं तक था। काजल बेसहारा हो गई थी। काजल अपने काले रंग के लिए पहले ही लोगों के तानों से परेशान थी, पर पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद अब ये दुखों का पहाड़ काजल पर टूट गया था। रोशनलाल काजल को अपने घर ले आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम अपने अखिल की शादी इस काली लड़की से कर दें? एक बहू गोरी और एक बहू काली। शोभा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी, काजल मेरी जिम्मेदारी रहेगी और मेरा यही फैसला है कि अखिल और काजल की 2 दिन बाद शादी होगी। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो भी इस शादी से इनकार कर देता है। पिताजी, मैं एक काली लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। तो ठीक है, फिर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। जहां जाना है चला जा। अखिल गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। तभी, अरे देवर जी, कौन कह रहा है आप शादी के बाद इस लड़की को अपनाओ? एक बार शादी हो जाए उसके बाद किसी आसान तरीके से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे। अभी पिताजी गुस्से में हैं। अगर जायदाद में से बेदखल कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। शादी के लिए हाँ कह दो। अनीता घर की बड़ी बहू थी, इसलिए अपने गोरे रंग रूप पर इतराती थी। अखिल अनीता की चालाकी भरी बातों को समझ जाता है और 2 दिन बाद अखिल और काजल की शादी हो जाती है। एक सुबह, माँ जी, ये आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। मेरी गोरी और सुंदर बहू अनीता कहाँ है, जिसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए? माँ जी, वो भैया के साथ रोहन के स्कूल गई हैं, इसलिए मैं चाय ले आई। अब ये चाय भी अपने रंग जैसी काली बना लाई है, देखो तो उल्टी आ जाए। काजल रोती हुई रसोई में चली जाती है। काजल बेटी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाओ। ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावे में विश्वास रखते हैं। पता नहीं, गलती मेरी ही थी जो तुम्हें इस घर में ले आया। रोशनलाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद अनीता के बेटे रोहन का जन्मदिन था। सभी मेहमान आए हुए थे। अनीता ने घर में ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। अरे अनीता, सब लोग रोशन के केक काटने का इंतजार कर रहे हैं भाई। रोहन बेटा, चलो केक काटो। रुकिए भैया, मैं अपना कैमरा ले आऊं फैमिली फोटो के लिए। काजल, फोटोज में थोड़ा पीछे रहना। वैसे तुम फ्रेम में ना ही आओ तो बेहतर है। अरे अनीता बहू, कैसी बच्चों सी बातें करती हो? सारी यादगार फोटो मेरे पोते की खराब करवानी है इस काली शक्ल को बीच में दिखाकर। अखिल चल, मेरे पोते की फोटो ले आ मेरे लाल, दादी के साथ फोटो खिंचवाएगा। सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं, पर काजल को कोई भी फोटो के बीच में नहीं लेता। तभी, अब अखिल, एक फोटो मेरी और काजल बहू की भी खींच। आखिर शादी के बाद ये इसका घर में पहला फंक्शन है। अखिल मुंह बनाकर अपने पिता और काजल की फोटो लेता है। गोरी बहू काली बहू के बीच का भेदभाव रोशनलाल को साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन, शोभा, सारी तैयारी कर ली तुमने? कल सुबह ही हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर निकलना है। मैंने और अनीता ने कर ली है सारी तैयारी, पर अपने आप को हूर की परी समझने वाली काजल बहू से पूछ लो। उधर अनीता और अखिल काजल से छुटकारा पाने की अपनी ही तरकीब लगा रहे थे। भाभी, उस काली सूरत के साथ रहना एक एक दिन मुझे भारी पड़ रहा है, और पिताजी ने ये वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम और बना लिया। अरे देवर जी, मैंने सब सोच लिया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई, एक महिला का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लाश का कुछ अता पता नहीं। ऐसी कितनी खबरें रोजाना सुनने और देखने को मिलती हैं, तो समझ गए ना हमें क्या करना है। पर ये सब आप करोगी कैसे? बस देखते जाओ देवर जी, आप मेरे इशारों को समझते रहना और काम हो भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनीता और अखिल काजल को मारने का प्लान बना चुके थे। अगले दिन सब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं। सब मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। अरे काजल बहू, तुमने पैरों में चप्पल नहीं पहनी? पिताजी, मैं नंगे पांव ही माता रानी के वैष्णो धाम की यात्रा करूंगी। बाकी सब लोग मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पर चलते चलते रोशनलाल और शोभा पालकी में बैठ जाते हैं। सुधीर और अखिल तेज चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुधीर, आप और देवर जी आगे चलते रहिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम आराम से आऊंगी। काजल, मेरे साथ साथ ही चलना। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं भी पापा और चाचू के साथ आगे चलूंगा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रोहन रुको, पापा आगे चले गए हैं। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। भाभी, मैं रोहन को बुलाती हूँ।
इतनी देर में भागते हुए रोहन का जूता फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रोहन, मेरा बच्चा। काजल रोहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। काजल, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा। घबराओ मत रोहन, मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। काजल रोहन को ऊपर खींच लेती है। रोहन घबराया हुआ काजल से लिपट जाता है। इतनी देर में अनीता की आवाज सुनकर सुधीर और अखिल भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा रोहन। रोहन, तुम ठीक हो ना बेटा? सुधीर, आज काजल न होती तो पता नहीं मैं अपने बेटे को खो देती। काजल, तुमने आज मेरे रोहन को खाई में गिरने से बचा लिया। हम सब ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर तुम बहुत अच्छी हो काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी, रोना बंद करो, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो, फिर आपकी किसी बात का भला मैं बुरा क्यों मानने लगी? ये सब देखकर अनिल का भी सिर शर्म से झुक जाता है। अखिल और अनीता जानते थे कि वो क्या पाप करने की सोच लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर आए थे। सब मिलकर भवन पर पहुंचते हैं। शोभा और रोशनलाल को सारी बात पता चलती है। काजल, मुझे भी माफ कर दे बहू। आज माँ के दरबार के सामने मैं तेरे से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगती हूँ। अखिल काजल के साथ मिलकर माँ के दर्शन करता है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ की कृपा से उसे अपना परिवार मिल गया था और गोरी काली बहू का भेद दिलों से मिट गया था।